नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग हिंदी की क्लास 2 देखने जा रहे हैं। इसमें सीटेट के सारे PYQs कराए जा रहे हैं। आपको ध्यान से सारे PYQs देखने हैं जिससे कि आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर सकें। आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे अगर वीडियो ध्यान से पूरा देखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। सारे PYQs हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि सारे वीडियोस आपको टाइमली पहुंच जाएं और आप उसको देख सकें, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं निर्देश। प्रश्न 1 से 9 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान, दिव्य, चमत्कारी, सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। इसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नाशवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश की पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ही ऐसे महान व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता है, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता है। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए यह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। यहाँ पर आपका यह पैराग्राफ समाप्त होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी तपस्या किसे कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट तप करना, ऑप्शन 2 सत्य बोलना, ऑप्शन 3 मिथ्याचरण, ऑप्शन 4 सरल होना। तो मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने सही से पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ा था, उन्होंने वो सही आंसर दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, सत्य बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया था? इससे रिलेटेड हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन 2 विद्यासागर ने, ऑप्शन 3 शरत चंद्र ने, ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र ने। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है उनका आंसर सही आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, राजा हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, ऑप्शन 2 अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलते हैं, ऑप्शन 3 केवल अध्यात्म का उपदेश देते हैं, ऑप्शन 4 स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए सभी बच्चे जल्दी आंसर दीजिए इसका। गुड, बढ़िया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर 4, स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, किसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है? ऑप्शन फर्स्ट धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन 2 आध्यात्मिक व्यक्ति, ऑप्शन 3 अनुशासित व्यक्ति, ऑप्शन 4 सांसारिक व्यक्ति।
अगर आप लोगों ने ध्यान से पैराग्राफ पढ़ा है तो आप लोगों को आंसर पता चल चुका होगा। चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, आध्यात्मिक व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, राजा हरिश्चंद्र ने दुखों से घबराकर सत्य की राह छोड़ दी थी। ऑप्शन 2, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्टमय संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। ऑप्शन 3, राजा हरिश्चंद्र ने सदा दूसरों को यथार्थवादी बनाया है। ऑप्शन 4, राजा हरिश्चंद्र ने बताया था कि हम सभी में ईश्वर है। तो मुझे उम्मीद है कि पैराग्राफ जिन्होंने भी पढ़ा था उनका आंसर पता चल चुका है और वो बच्चे आंसर सही भी दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक कष्ट सहकर संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गद्यांश में किस गुणों को सर्वोपरि बताया गया है? ऑप्शन फर्स्ट, मित्रता का भाव। ऑप्शन 2, परोपकार का भाव। ऑप्शन 3, यथार्थवादी होने का भाव। ऑप्शन 4, सत्यवादिता का भाव। तो गद्यांश के हिसाब से हमें सर्वोपरि क्या बताना है? गुण बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि पैराग्राफ अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसका आंसर क्या होगा, और कुछ बच्चे आंसर सही भी दे रहे हैं। चलिए आंसर को हम बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, सत्यवादिता का भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। महापुरुष का उचित समास विग्रह है। ऑप्शन फर्स्ट, महान पुरुष। ऑप्शन 2, महापुरुष। ऑप्शन 3, महापुरुष। ऑप्शन 4, ऋषि पुरुष। तो मुझे उम्मीद है सबको ये आंसर पता होगा। चलिए आंसर जल्दी दीजिए। चलिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, महान पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, सत्य। ऑप्शन 2, असत्य। ऑप्शन 3, दानी। ऑप्शन 4, ज्ञानी। तो मुझे उम्मीद है ये सबको आंसर पता चल गया है। चलिए आंसर देते रहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। गद्यांश में पाप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट, दूसरों का परिहास करना। ऑप्शन 2, अपशब्द बोलना। ऑप्शन 3, झूठ बोलना। ऑप्शन 4, सरल होना। तो इसका आंसर लगभग सबको पता हो चुका है, सब लोग आंसर सही भी दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, झूठ बोलना। चलिए अब आगे देखते हैं। निर्देश दे रखें, प्रश्न 10 से 15 तक निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए शब्दों के सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनिए। तो अभी तक हम लोग गद्यांश पढ़ रहे थे, अब एक पद्यांश का पैराग्राफ आता है जिसको पढ़कर हमें क्या देने हैं? आंसर्स देने हैं। तो चलिए हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं। डोर बेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो अपनी कलम और कागज़ के साथ, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपने कलम और कागज़ के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है, हमें मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। बहुत ही सुंदर गद्यांश लिखा गया है। ये गद्यांश आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। बहुत ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे कि ये पूरा पैराग्राफ संवेदनाओं पर क्या किया गया, एक कटाक्ष किया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? ऑप्शन फर्स्ट, हटा। ऑप्शन 2, अतिक्रमण। ऑप्शन 3, आगंतुक। ऑप्शन 4, रुकता।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसने जिसने पैराग्राफ पढ़ा है वो सही आंसर दे रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, अतिक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट डायनासोर के प्रति, ऑप्शन 2 संवेदनाओं के प्रति, ऑप्शन 3 अतिक्रमण के प्रति, ऑप्शन 4 अतिथियों के प्रति। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर सही देंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और आप लोगों के सही आंसर भी आ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, संवेदनाओं के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? ऑप्शन फर्स्ट, संवेदनाएं डायनासोर की तरह भयावह हैं। ऑप्शन 2, संवेदनाएं डायनासोर की तरह प्राचीन हैं। ऑप्शन 3, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन 4, संवेदनाएं डायनासोर की तरह विशाल हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे साथ पैराग्राफ पढ़ा है बहुत अच्छे से, उनको आंसर सही लग रहा है और वो आंसर सही दे भी रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। जनमानस की संवेदनाओं को कागज कलम में समेटने का तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट, जनमानस की संवेदनाओं को छुपाना। ऑप्शन 2, जनमानस के संवेदनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन 3, जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन 4, जनमानस की संवेदनाओं को कागज में उतारना। तो चलिए आंसर दीजिए। आंसर सही भी कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। संवेदनाओं का घर बनाने से अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में सम्मिलित करना। ऑप्शन 2, गौड़ स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में सम्मिलित करना। ऑप्शन 3, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं की कल्पना करना। ऑप्शन 4, गौण स्तर के रूप में संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण करना। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में सम्मिलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दुनिया, ऑप्शन 2 धरती, ऑप्शन 3 जगत, ऑप्शन 4 जग। मुझे उम्मीद है इसका लगभग सबको आंसर पता होगा और सब लोग आंसर सही दे भी रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, धरती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। क्षेत्रीय बोली है। ऑप्शन फर्स्ट, क्षेत्र की भाषा की वाक का विशेषताएं। ऑप्शन 2, देश अथवा राज्य की भाषा। ऑप्शन 3, क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा। ऑप्शन 4, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। चलिए आंसर देखिए, आंसर दीजिए फटाफट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, क्षेत्र की भाषा की वाक का विशेषताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, संसार में केवल एक संकेत भाषा है। ऑप्शन 2, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। ऑप्शन 3, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन 4, संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए सभी बच्चे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट, द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन 2, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में सहायता करती है। ऑप्शन 3, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है।
ऑप्शन 4, एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। भारत में शिक्षा नीति में भाषा को रूप में जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा नीति में भाषा के। ऑप्शन 2, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के। ऑप्शन 3, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के। ऑप्शन 4, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। तो मुझे उम्मीद है कि ये आंसर लगभग सबको पता है और बच्चे ज़्यादातर आंसर सही दे भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न देखते हैं 20। दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षण, कार्य, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करना। ऑप्शन 2, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रवण, वचन तथा पाठन के लिए योग्यता को विकसित करना। ऑप्शन 3, पाठचर्या को कार्यान्वित करने के दौरान शिक्षार्थियों की योग्यता को परिभाषित करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के योग्य बनाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षण, कार्य, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती दक्षता को विकसित करना। ये प्रश्न संख्या 21 है, 22 पड़ गया है। शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमाणिक सामग्रियां तथा सामग्रियों का संपादन। ऑप्शन 2, सामग्रियों की विषय वस्तु की वेधता। ऑप्शन 3, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। ऑप्शन 4, सामग्रियों का प्राकृतिकवाद का संपादन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। काव्य शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है काव्य आनंद तथा विचारों के लिए। ऑप्शन 2, काव्य व्याकरण सीखने के लिए है। ऑप्शन 3, काव्य कवि के बारे में जानने के लिए है। ऑप्शन 4, काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, काव्य आनंद तथा विचारों के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अधोमुखी युक्ति। ऑप्शन 2, युक्ति के रूप में श्रुतलेख। ऑप्शन 3, उचित श्रवण युक्ति। ऑप्शन 4, ऊर्ध्वमुखी युक्ति। तो अब जो है हिंदी के CDP के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ऊर्ध्वमुखी युक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दों और छोटे वाक्य को भाषाकरों के रूप में प्रयुक्त करता है जो संविश्लेषित पूर्ण के रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों में खंडों के शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सीखने की यह कौन सी पद्धति का उपागम है। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है समूह के रूप में शब्द संपदा। ऑप्शन 2, कोश विषयक उपागम। ऑप्शन 3, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन 4, संरचनात्मक उपागम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2, कोश विषयक उपागम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। संरचनात्मक रूप में से शैक्षिक भाषा निपुणता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन फर्स्ट, दिन प्रतिदिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग। ऑप्शन 2, जन्मदिन की पार्टी में बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग। ऑप्शन 3,
अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। ऑप्शन 4 समय व्यतीत करने के लिए रुचि के अनुसार लघु कथा पढ़ना। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे हिंदी के CDP के प्रश्न हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, इसमें 16 पड़ गया, प्रश्न 26 ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम और कौन सा लेखन का उत्पादन उपागम है? ए देखते हैं, आप अभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए, अपने रास्ते के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम उपयुक्त अनुच्छेदों का शीर्षक दीजिए, मसौदा लिखिए। बी है, सांप की कथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों प्रक्रिया उपागम कार्य हैं। ऑप्शन 2 ए और बी दोनों प्रक्रिया उत्पाद उपागम कार्य हैं। 3 ऑप्शन है बी प्रक्रिया उपागम है और ए उत्पाद उपागम कार्य है। ऑप्शन 4 ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम कार्य है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरण ज्ञान। ऑप्शन 2 भाषा के रूप में और प्रकार के प्रति संचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने। ऑप्शन 3 भाषा के चारों कौशलों की समझ। ऑप्शन 4 भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति संचेतना और संवेदनशीलता बढ़ाने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति संचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की संकल्पना नहीं है? ऑप्शन ए व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन 2 नेटवर्क के प्रकार। ऑप्शन 3 बेमेल विश्लेषण। ऑप्शन 4 रूप तथा कार्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 नेटवर्क के प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट साक्षी के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरण को एकत्र करना। ऑप्शन 2 साक्षी के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और ग्रेड को एकत्र करना। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के भाषा सीखने की जांच करने के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा का आकलन करना। ऑप्शन 4 प्रगति रिपोर्ट पत्रक के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रोफाइल बनाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट साक्षी के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरण को एकत्र करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। ऑप्शन 2 त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। ऑप्शन 3 विद्यालय शिक्षा के तैयारी चरण से भाषा। ऑप्शन 4 विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना हौसला बढ़ाने के लिए कोई शब्द लिख सकते हैं या दिल दे सकते हैं। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि आप कंटिन्यू सेशंस को देखते रहिए अच्छे से, जिससे कि आपको APYQs से तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आप पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।